जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? लास्ट लेक्चर 100 के अपने अपलोड हो चुके हैं। अब 100 को कंटिन्यू अपन बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है क्या? लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइपोवोलेमिक शॉक पूरा डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक की अगर बात करें तो वॉल्यूम फेलियर के नाम से अपन जानते हैं कि वॉल्यूम फेल हो गई है। वो मेटाबॉलिक जो डिमांड्स है बॉडी की, उसको फुलफिल करने के लिए वॉल्यूम फेल हो चुकी है। आ रही बात समझ में? उसको हाइपोवोलेमिक शॉक में अपन पढ़ते हैं। अब शॉक की नेक्स्ट पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन बची हुई है उनको पूरा करते हैं। बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं। शॉक की अगर बात करें तो हाइपोवोलेमिक शॉक के बाद अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट जो शॉक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक। हेडिंग लगा दो, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो है मेनली इसमें अगर अपन डिस्कस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इसमें पंप फेलियर देखने को मिलेगा। क्या? पंप फेलियर। मतलब हार्ट के अंदर कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है, और वो हार्ट की पर्टिकुलर जो समस्या है वो कार्डियक आउटपुट जनरेट जितनी एफिशिएंटली होनी चाहिए थी वो करने में असमर्थ है। तो इसीलिए पर्टिकुलर अपन बोलेंगे पंप फेलियर की कंडीशन आपको देखने को मिलती है कार्डियोजेनिक शॉक में। और कार्डियोजेनिक शॉक की अगर अपन बात करें तो इसके कोजेस पे अगर चले, इसके किस पे चले? कोजेस पे। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर आप लोगों के कोजेस देखने को मिलेंगे। तो कोजेस की एक बार बात करें तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं एक्यूट एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन ये मोस्ट कॉमन कोज होता है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज होता है कि पर्टिकुलर हार्ट के अंदर कोई थ्रोम्बस वगैरह, जैसे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, मायोकार्डियम में ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है, उनमें कोई थ्रोम्बस वगैरह जाके क्या हो जाए? डिपॉजिट हो जाए। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, वो क्या हो जाए? डिपॉजिट हो जाए। उसके कारण क्या डेवलप हो? मायोकार्डियल इंफाक्शन डेवलप हो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के देखो एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन, इसकी अगर बात करें तो इसका भी जो मोस्ट कॉमन कोज जो होता है, मोस्ट कॉमन कोज, इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये मोस्ट कॉमन जो कोज होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मायोकार्डियल इंफाक्शन का भी मोस्ट कॉमन कोज अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर फाइब्रोफैटी पैक या फिर बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल प्लेक क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। और वो ब्लड फ्लो जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता सफिशिएंट अमाउंट में, मायोकार्डियल इंजरी देखने को मिलती है। वो सेम चीज आपको नजर आएगी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वगैरह, वो सेम चीज। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो ये मान लो ये हार्ट, ये क्या मान लो? लेट्स सपोज दिस इज हार्ट। और ये अगर बात करें, ये मायोकार्डियम बनाई अपन ने बाहर की तरफ, इधर आपको देखने को मिल रही है ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई। और ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिल रही है, येलो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। अब इसमें अपन ने क्या करा? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। क्या क्या? ऑब्स्ट्रक्शन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण किया है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के कारण किया है, जो कि क्या है? फाइब्रोफैटी प्लेक है। क्या है? फाइब्रोफैटी प्लेक या कोलेस्ट्रॉल प्लेक, ये डिपॉजिट हो गया। अब ये अगर डिपॉजिट हो गया तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो मायोकार्डियम का पीस आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, डिक्रीज ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। और लैक्टिक एसिड जो है वो मायोकार्डियल सेल को फर्दर क्या कर देता है? डिप्रेस कर देता है। अरे बात समझ में? मायोकार्डियल सेल डिप्रेस, और मायोकार्डियल सेल अगर डिप्रेस हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कार्डियक आउटपुट होनी चाहिए थी वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। am I really clear और नॉट? शॉक का पूरा पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस कर दिया पूरा कि सेलुलर इंजरी। अब इस केस के अंदर ये ऐसी इंजरी आपको देखने को मिलती है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में एक कोज अपन ने लिख दिया एक्यूट एमआई, मोस्ट कॉमन कोज। और मायोकार्डियल इंफेक्शन में भी मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर कोज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर कोज है दैट इज नोन एज कार्डियोमायोपैथी। दैट इज नोन एज कार्डियोमायोपैथी। 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 कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल लेयर, और पैथी मतलब डैमेज। इसके अंदर पर्टिकुलर डैमेज आपको देखने को मिल रहा है। कार्डियोमायोपैथी में ये जो मस्कुलर मायोकार्डियम देखने को मिल रहा है, इसमें डैमेज अगर हो जाए तो उस कंडीशन में भी पूरी तरीके से एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कार्डियोमायोपैथी पर्टिकुलर एक अलग से अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसमें करेंगे? कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स में अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अलग अलग चार अलग अलग टाइप के कार्डियोमायोपैथी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है, पर अभी ध्यान रखना ये जो मायोकार्डियम है इसके अंदर आपको डैमेज देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर स्पेसिफिक जान सकते हैं? ध्यानपूर्वक बात सुनना। नेक्स्ट दैट इज वेल्वुलर डिसऑर्डर। वेल्वुलर डिसऑर्डर्स। वेल्वुलर डिसऑर्डर्स हो गए, वेल्वुलर डिसऑर्डर। ये वेल्वुलर डिसऑर्डर, कोई से भी वेल्वुलर डिसऑर्डर मान लो, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलता है मिट्रल वाल। कौन सा वाल?
मिट्रल वाल्व, ये मिट्रल वाल्व फेल हो गया पूरी तरीके से। अब मिट्रल वाल्व, जैसे मिट्रल वाल्व की स्टीनोसिस वगैरह डेवलप हुआ इस कंडीशन के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपको देखने को मिल रहा है, लेफ्ट वेंट्रल मिट्रल वॉल स्टीनोसिस वगैरह हो गई, स्टीनोसिस मतलब नैरो वगैरह हो गया, तो इसके अंदर ब्लड नहीं आया तो पर्टिकुलर कार्डियक आउटपुट नहीं जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि ये होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मिट्रल वाल्व के कारण आता है, और ये नैरो हो गया तो इधर ब्लड नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट नहीं आएगी जैसे। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को अपन बाई वेंट्रिकुलर फेलियर के नाम से भी जानते हैं, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। और इस कंडीशन में जो पूरा हार्ट आपको देखने को मिलता है, बोथ साइड ऑफ द हार्ट फेल एज ए पंप टू प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाई टू द बॉडी। इस कंडीशन में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में दोनों साइड का जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और सफिशिएंट अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, जितनी डिमांड्स होती है, मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है बॉडी वो फुलफिल नहीं होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस करे, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियोमायोपैथी, वेल्वुलर डिसऑर्डर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये सारे के सारे क्या कार्डियोजेनिक शॉक कोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे सुनना, एक एमटीआर पॉइंट लगाना। एमटीआर बोले तो मुझे तो रट लो, ये पॉइंट लगाना, मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेस्ट, मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेस्ट किसके लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव जो टेस्ट आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन जानते हैं कार्डियक इंडेक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कार्डियक इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो कार्डियक इंडेक्स पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, तो ये लो कार्डियक इंडेक्स। एम आई रियली क्लियर और नॉट। और कार्डियक इंडेक्स की अगर बात करें तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन में बॉडी सरफेस एरिया, कार्डियक आउटपुट को और बॉडी सरफेस एरिया क्या कर दो, डिवाइड कर दो पर्टिकुलर, कि कितनी कार्डियक आउटपुट आ रही है और बॉडी सरफेस एरिया कितना है, तो इनको अपन डिवाइड कर देंगे तो पर्टिकुलर कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। और यही मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। हरी बात समझ। इस कंडीशन में अगर बॉडी सरफेस एरिया किसी का बढ़ जाए और कार्डियक आउटपुट किसी की क्या हो जाए, कम हो जाए, ये अगर क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है तो कार्डियक इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम आप लोगों को देखने को मिलता है। हरी बात समझ। क्या हो गया, कार्डियक इंडेक्स कम हो गया। तो कार्डियक इंडेक्स अगर कम आपको देखने को मिल रहा है तो पर्टिकुलर कार्डियोजेनिक शॉक को अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो मोस्ट इंफॉर्मेटिव जो टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, दैट इज द कार्डियक इंडेक्स। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, ट्रीटमेंट की एक बार अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले पर्टिकुलर ईटियोलॉजी अपन ने डिस्कस करी, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और पढ़ लो एक बार। क्या पढ़ लो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस कर लो ट्रीटमेंट से पहले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या चीज, वही पॉइंट ध्यान रखते हैं। क्या क्या पॉइंट, कि भाई इस कंडीशन के अंदर आपको क्या नजर आएगा, बीपी क्या देखने को मिलेगा, कम। बीपी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हार्ट रेट, तो हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। सेम पॉइंट है, किसी कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम तो बीपी कम, और उसके चक्कर में रिफ्लेक्स कार्डियक कंडीशन। नेक्स्ट अगर बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, तो रेस्पिरेटरी रेट आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण आपको इधर क्या चीज नजर आएगी, इधर पर्टिकुलर फटीक देखने को मिलेगा, फटीक, ऑक्सीजन ही तो पर्टिकुलर है, और लैक्टिक एसिड पूरी बॉडी के अंदर डिपॉजिट आपको देखने को मिल रहा है, वो एसिडोसिस करने के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होगा। पेन आप लोगों को नजर आएगा, इस कंडीशन में क्या बोल सकते हो, मसल पेन पर्टिकुलर आपको नजर आ सकता है। ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण ये पर्टिकुलर चीज डेवलप हो रही है, तो जैसे ये पर्टिकुलर, तो चेस्ट पेन आप लोगों को नजर आ सकता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रखो, बीपी, हार्ट रेट वगैरह। नेक्स्ट अगर बात करें क्यूटाइटिस मारमोरेटा, क्यूटाइटिस मारमोरेटा आपको देखने को मिलती है। क्यूटाइटिस मारमोरेटा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको कैसी स्किन देखने को मिलती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है पिंकिश ब्लू मोटल्ड स्किन आपको देखने को मिलती है। और कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर। अगर कोल्ड एक्सपोजर अपन करवाते हैं तो कैसी स्किन, पिंकिश ब्लू मोटल्ड स्किन आप लोगों को देखने को मिलती है ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर अपन बात करें
अगर कोल्ड एक्सपोजर जो करवाए उससे अगर हटा लेंगे अपन स्किन का एक्सपोजर, तो उसके अंदर स्किन विल बिकम रिवार्म। देखो रिवार्मिंग, अगर रिवार्मिंग करते मतलब वापस पर्टिकुलर क्या करते हो आप, स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लेके आते हो, रिवार्मिंग, तो स्किन विल बिकम नॉर्मल, स्किन विल बिकम नॉर्मल। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर लेके गए, ठंडी चीज को अगर आपने टच करवाया, कोल्ड एक्सपोजर करवाया, तो स्किन कैसी हो सकती है, पिंकिश ब्लूइश मोटल स्किन आप लोगों को नजर आ सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इसको क्यूटाइटिस मार्मोरेटा के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये कंडीशन है कार्डियक आउटपुट इसके अंदर भी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी अगर कम देखने को मिल रही है तो ओलिग यूरिया की कंडीशन, कैसी कंडीशन, ओलिग यूरिया की कंडीशन इधर भी पर्टिकुलर आपको नजर आएगी। और इस कंडीशन में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन जो है, इस कंडीशन की अगर बात करें तो वही क्लेमी स्किन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगी। कैसी स्किन देखने को मिलेगी, क्लेमी स्किन पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कूल क्लेमी स्किन पर्टिकुलर यहाँ पर भी नजर आती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। हमें क्लियर और नॉट, तो क्लेमी स्किन आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इधर पर्टिकुलर क्या निकलेगा, पसीना, तो स्वेटिंग देखने को मिलेगी, स्वेटिंग, स्वेटिंग के कारण ये क्लेमी स्किन आपको नजर आती है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। बाकी अपन ने जनरली कहाँ पर डिस्कस कर लिए, वही पॉइंट्स है लगभग जो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर देखने को मिले थे, वही चीज देखने को मिलती है। मेनली यही है, बीपी को कम, हार्ट रेट कम, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, मसल पेन, एक्यूटाइटिस मैरोमेरेटाइड हो गया, ओलिग यूरिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। चलो ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर ट्रीटमेंट, बीपी का ट्रीटमेंट अपन कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यानपूर्वक बात सुनना। डोपामिन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन पर्टिकुलर अगर डेवलप हो रही है तो क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डोपामिन, डोपामिन अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और डोपामिन जो पर्टिकुलर होता है वो क्या करता है, डोपामिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और डोपामिन हाइपोटेंशन, किसमें, बीपी लो की कंडीशन हाइपोटेंशन होता है, उसमें पर्टिकुलर डोपामिन का अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, नेक्स्ट ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, हाइपोटेंशन के अंदर ये ध्यान रखना, डोपामिन हमेशा जब भी हाइपोटेंशन की बात आए तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अपन बात करें, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, इसके कारण देखने को मिल रही है, तो अपन एक ड्रग अपन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज डिजोक्सिन। कौन सी ड्रग, डिजोक्सिन पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ड्रग हो गई, डिजोक्सिन का अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो डिजोक्सिन पर्टिकुलर आप लोग दे सकते हो। डिजोक्सिन की अगर अपन बात करें तो ये डिजोक्सिन एक ऐसी पर्टिकुलर ड्रग है जो कि क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी। किसको बढ़ा देगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी। और डिजोक्सिन एक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग है ये। इसकी अगर अपन बात करें नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक की, तो इसकी अगर अपन बात करें, हार्ट रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक सिंपल सा वर्ड अगर कभी भी आ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन से लेना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक। और हार्ट रेट जब भी बात आए तो क्रोमोट्रोपिक, ये पर्टिकुलर वर्ड अगर आए तो ये ध्यान रखना, क्रोनोट्रोपिक। अगर इसकी अगर अपन बात करें, अगर कम, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है इसका मतलब हार्ट रेट कम, पॉजिटिव है इसका मतलब हार्ट रेट ज्यादा। लेकिन डिजोक्सिन कैसी है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। बोले तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी और हार्ट रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर अपन डिजोक्सिन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग कवर कर सकते हो। बाकी जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है उसको क्या करो, कवर करो। ईटियोलॉजी जो है उसको आइडेंटिफाई करो जिसके कारण ये कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो रहा है, और उसको क्या करो, ट्रीट करो। अंडरलाइंग कोज को अपने को पता लगाना, उसको ठीक करना है। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, थर्ड शॉक के ऊपर अपन चलते हैं। थर्ड शॉक जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। नेक्स्ट अगर बात करें इस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं वैसोजेनिक शॉक। वैसोजेनिक शॉक के नाम से भी अपन जानते हैं। और इस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन डेवलप होती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैपेसिटी फेलियर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैपेसिटी फेलियर। और कैपेसिटी फेलियर भी पर्टिकुलर किस प्रकार से, कि इस कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, उसमें 5 लीटर के समथिंग कैपेसिटी होती है, 5 लीटर के समथिंग ब्लड उसके अंदर आना चाहिए। अगर कैपेसिटी बढ़ गई, मान लो कैपेसिटी कितनी होगी, 8 लीटर होगी, ब्लड आपके पास 5 लीटर प्रेजेंट और 8 लीटर कैपेसिटी कर दी, कैसे कर दी, वैसोडाइलेशन हो गया। तो वेसल्स के अंदर तो ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो सकता है, ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है। तो जैसे 8 लीटर हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसी कुछ डेवलप, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आ रही बात समझ में।
तो कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को 3 अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। कितने प्रकार से? 3 अलग अलग प्रकार से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को अपन क्लासिफाई करते हैं, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से अपन जानते हैं। पहला जो पॉइंट अपन क्लासिफाई करते हैं उसको अपन बोलते हैं सेप्टिक शॉक। किस नाम से जानते हैं? पहले को अपन जानते हैं सेप्टिक शॉक के नाम से। सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करें उसको अपन बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एक तो हो गया सेप्टिक शॉक, नेक्स्ट हो गया एनाफाइलेक्टिक शॉक। तीसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो तो तीसरा जो पॉइंट है दैट इज नोन एज न्यूरोजेनिक शॉक। तीसरा जो पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। 3 पर्टिकुलर टाइप के शॉक हो गए, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। पर पॉइंट ध्यान रखना, इन सारों के अंदर कैपेसिटी फेलियर, कैपेसिटी बढ़ती है बोले तो वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेसोडाइलेशन। तीनों के अंदर वेसोडाइलेशन की कंडीशन आपको नजर आएगी। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। एक एक को उठाते हैं, एक एक पॉइंट का डिस्कशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन किसका डिस्कशन करते हैं? अपन करते हैं सेप्टिक शॉक का। तो पहले पॉइंट पे चलो, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक पे चलो, सेप्टिक शॉक पे चलते हैं एक बार। सेप्टिक शॉक की अगर अपन बात करें तो सेप्टिक वर्ड जब भी पर्टिकुलर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक शब्द दैट इज नोन एज सेप्टिसीमिया। दैट इज नोन एज सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया पर्टिकुलर ध्यान रखना, सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर पर्टिकुलर क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना। बॉडी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको किस नाम से जानते हैं? सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। ईमिया वर्ड का मतलब ही होता है ब्लड। हरी बात समझ तो सेप्टिसीमिया का मतलब सीवियर इन्फेक्शंस का डेवलप हो जाना किसके अंदर? ब्लड के अंदर। दैट इज नोन एज सेप्टिसीमिया। तो ये कंडीशन। और इन्फेक्शंस के कारण भी पर्टिकुलर क्या हो सकता है भाई? पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो किस में जा सकता है? शॉक में जा सकता है। इसको सेप्टिक शॉक के नाम से जानेंगे। कैसे इसमें वेसोडाइलेशन होता है ये पूरा पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, सुनना ध्यानपूर्वक बात। अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो किसका इन्वॉल्वमेंट मैं बता रहा हूं? बैक्टीरिया का। किसका इन्वॉल्वमेंट? बैक्टीरिया का। और मेनली अगर बैक्टीरिया की भी अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस टाइप के बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसकी अगर अपन बात करें इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। क्या निकलते हैं? एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स निकलते हैं पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन्स का क्या करता है? ये सिक्रीशन करता है। और ये एंडोटॉक्सिन्स पर्टिकुलर जो है ये फॉरेन बॉडी एंटीजन पर्टिकुलर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अरे बात समझ। और ये निकलते हैं, अब ये पर्टिकुलर निकलते हैं, ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल होते हैं। और ये पर्टिकुलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? डैमेज। डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पूरी बॉडी में डैमेज प्रोड्यूस कर देंगे। टॉक्सिन्स हैं एंडोटॉक्सिन्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसमें ध्यान रखो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स निकले, हार्मफुल है, बॉडी के लिए डैमेज कर दिए। कि कहीं पर भी पर्टिकुलर चीज डेवलप हो रही है तो डैमेज कर गया उन सेल्स को। और उन सेल्स को अगर ये डैमेज कर गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या डेवलप हुआ? इन्फ्लामेशन। क्या डेवलप हुआ? इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन की कंडीशन अगर डेवलप हुई तो इन्फ्लामेशन के कारण क्या? साइटोकाइंस। क्या निकलते हैं? साइटोकाइंस पर्टिकुलर निकलते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, इसके अंदर साइटोकाइंस निकले। और इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है, हार्मफुल चीजें, ये पर्टिकुलर बॉडी को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो पर्टिकुलर कौन सी सेल? मास्ट सेल। कौन सी सेल? मास्ट सेल। मास्ट सेल से क्या निकलेगा? हिस्टामिन निकलेगा। हिस्टामिन। हिस्टामिन निकल रहा है, ये भी इन्फ्लामेशन के टाइम पर निकल रहा है। साइटोकाइंस निकल रहे हैं, इंटरल्यूकोट्राइंस निकल रहे हैं। तो हिस्टामिन हो गए, साइटोकाइंस हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, इंटरल्यूकोट्राइंस, ये पर्टिकुलर जो है ये निकल रहे हैं इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या डिस्कशन कर सकते हैं? ये सारे के सारे अगर निकल रहे हैं तो पर्टिकुलर वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट। वेसल्स डायलेट आपको देखने को मिलेंगी। और ब्लड वेसल्स का डायलेशन, और ब्लड वेसल्स का डायलेशन अगर हो गया तो कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो एंडोटॉक्सिन्स तो है, एंडोटॉक्सिन्स, इनके कारण क्या हो जाता है? पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। और डायलेट अगर हो गई तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? एंडोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स जो है जहां पर पर्टिकुलर ये एंडोटॉक्सिन्स निकाल रहे हैं बैक्टीरिया, उसके कारण क्या होंगे? जो उधर की जो सेल्स पर्टिकुलर प्रेजेंट है वो क्या होने लग जाएंगी? डैमेज और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलेगा, वहां पर पर्टिकुलर वेसल्स क्या होगी? डायलेट हो गई। और एंड अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन, सीवियर सेप्टिसीमिया कंडीशन है, तो ब्लड में अलग अलग जगह पर पर्टिकुलर बैक्टीरिया होगा, अलग अलग जगह की डैमेज होगा, अलग अलग जगह पे डैमेज हो रहा है, तो बॉडी के अंदर देयर विल बी ए वास्ट वेसोडाइलेशन भी लगा। और वास्ट वेसोडाइलेशन अगर हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। ये कंडीशन आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, सेप्टिक शॉक की अगर अपन बात करें, जैसे इसके सेप्टिक शॉक के कोजेज पे चले, किस पे चले? सेप्टिक शॉक के कोजेज पर। तो अपन ने पॉइंट डिस्कस करा क्या? सेप्टिसीमिया। क्या पॉइंट डिस्कस किया? सेप्टिसीमिया। अच्छा,
नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अपन चले कोजेस पे तो अलग अलग पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें जीआईटी, ये जीआईटी के इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कोजेस की और अगर अपन बात करें ध्यान रख सकते हो, मेनिंजाइटिस हो गया। क्या हो गया? मेनिंजाइटिस किसी को डेवलप हो रखा है तो सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है। एपेंडिसाइटिस की बात आप कर सकते हो, एपेंडिसाइटिस की, अपेंडिक्स के अंदर क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, स्टेफ 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 स्टेफिलोकोकाई स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पर्टिकुलर, ये हो सकते हैं। आ रही बात समझ? मेनिंजाइटिस, एपेंडिसाइटिस, स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट पेरिटोनियल इन्फेक्शंस हो गए। क्या हो गए? पेरिटोनियल इन्फेक्शंस हो गए, पेरिटोनियल इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शंस हो गए। ये क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? सेप्टिसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और सेप्टिसीमिया के कारण वेसल्स क्या होंगी? डायलेट होंगी। ये पॉइंट आप लोग क्लियरली ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये अपन कुछ पॉइंट्स इसके अंदर कवर कर रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें सेप्टिक शॉक के अंदर ट्रीटमेंट, तो सेप्टिक बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट अपन कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो इसमें क्या देते हैं अपन? एंटीबायोटिक्स का अपन इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? एंटीबायोटिक्स दे दो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर और ट्रीटमेंट अपन कैसे करते हैं, इसमें अपन ट्रीटमेंट सेप्टिक शॉक में अपन देते हैं वैसोप्रेसिन। क्या देते हैं? वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन जो होता है ये क्या होता है? एडीएच एनालॉग होता है। वैसोप्रेसिन क्या होता है? एडीएच एनालॉग होता है, एडीएच एनालॉग। मैंने जब आप लोगों को डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाया था तो उसके अंदर पर्टिकुलर मैंने बताया था, क्या बताया था कि उसके अंदर डेस्मोप्रेसिन देते हैं। और वैसोप्रेसिन का भी मैंने वहां पर नाम दिया था। मैंने बताया था वैसोप्रेसिन को शॉक वाले पेशेंट में देते हैं। तो सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट में ये वैसोप्रेसिन का अपन इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एडीएच एनालॉग पर्टिकुलर ड्रग है। और एडीएच रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एडीएच की अगर अपन बात करें, एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर्स ब्लड वेसल के भी ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और बाकी एडीएच के रिसेप्टर आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं वो कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं? वो आपको किडनी पे देखने को मिलते हैं। किडनी पे जो होते हैं वो V2 होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? V1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और अगर वैसोप्रेसिन दोगे, एडीएच आप दे रहे हो, इसके साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद जो वैसोप्रेसिन का एक्शन है वो क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर पर्टिकुलर आप लोग करवा देते हो तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपने करवाया, डायलेशन मेन प्रॉब्लम थी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपने करवा दिया, अपना ट्रीटमेंट हो गया। अरे बात समझ में? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, वैसोप्रेसिन का अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये कंडीशन अपन डिस्कस कर लिए। पहली डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर कौन सी? सेप्टिक शॉक अपन ने डिस्कस कर ली, सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट कंडीशन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। एनाफाइलेक्टिक शॉक अपन डिस्कस कर रहे हैं अब। एनाफाइलेक्टिक शॉक, चलो भाई। जितने भी शॉक आपको देखने को मिलेंगे इन सब में बीपी लो की कंडीशन नजर आएगी। क्या नजर आएगी? बीपी लो। तो सेम साइन एंड सिम्टम्स पर्टिकुलर इधर भी लिख सकते हो कि बीपी लो हो गया, ओलिगूरिया की कंडीशन हो गई, ये सारी की सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इधर भी। आ रही बात समझ में? क्लियर बात है क्या? चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अपन ने डिस्कस कर दिया, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक के ऊपर चलते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक की अगर बात करें तो एनाफाइलेक्सिस की बात करते हैं। और एनाफाइलेक्सिस की अगर बात करें तो इसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप होती है। कौन सी? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये पर्टिकुलर डेवलप होती है इसके अंदर, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एम आई क्लियर और नॉट? क्या चीज? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप होती है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज से सेंसिटाइज था। क्या था? सेंसिटाइज था। और उस पर्टिकुलर पर्सन ने उसका एक्सपोजर हुआ, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई सेंसिटाइज था, मतलब एलर्जिक था, और उस चीज का एक्सपोजर हुआ उस पर्टिकुलर पर्सन में, तो उस कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता है? एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन डेवलप हो सकती है। टाइप 1 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो सकती है और वो पर्टिकुलर पर्सन एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जा सकता है। अरे बात समझ, तो एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का अगर अपन जिक्र करें तो इसके अंदर कोजेज अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? कोजेज डिस्कस कर लेते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या क्या कोजेज आपको देखने को मिलेंगे? जैसे कि अगर बात करें स्नेक बाइट, अगर बात करें स्नेक बाइट, किसी के क्या खा गया? सांप खा गया भाई, सांप। स्नेक बाइट, गांव के अंदर सो रहा था, दादाजी गांव के अंदर सो रहे थे आराम से ना,
और सांप आया 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 और हाथ पे क्या गया, बाइट कर गया, तो स्नेक बाइट एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले इसके बाद, नेक्स्ट दैट इज बी स्टिंग। बी स्टिंग बोले तो मक्खी खा गई, क्या गई, मक्खी ने डंक डंक मार दिया, बी स्टिंग के कारण पर्टिकुलर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, और तो ध्यान रख सकते हो क्या, दैट इज वास्प। वास्प, वास्प स्टिंग, तो किसी के वास्प ततैया ततैया खा गए हो, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, कोई पर्टिकुलर पर्सन फूड एलर्जिक था और उसका एक्सपोजर हो गया, फूड एलर्जी, क्या हो सकता है, फूड एलर्जी। ये पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है कि उसके अंदर क्या था, फूड की एलर्जी थी और वही फूड उसने क्या कर लिया, उसका एक्सपोजर हो गया तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला गया। कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स भी हो सकती है, क्या हो सकती है, ड्रग्स, कि वो पर्टिकुलर पर्सन ड्रग से एलर्जिक था और वही ड्रग से क्या हो गया, एक्सपोजर हो गया। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलिन, क्या, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन ड्रग से वो पर्टिकुलर पर्सन क्या था, एलर्जिक था और उसी पेनिसिलिन का क्या कर दिया, उस पर एक्सपोजर हो गया। अरे बात समझ, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। पेनिसिलिन को सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 के अंदर, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। सारी बात समझ में। ओके, तो ड्रग्स हो गई एग्जाम्पल के तौर पर, ये अपन ने कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर दिए। एम आई क्लियर और नॉट? तो और पॉइंट पे एक बार चलते हैं अपन। तो ये कुछ अपन ने एनाफाइलेक्टिक के पॉइंट डिस्कस करे, स्नेक बाइट, बी स्टिंग, वास्प स्टिंग, फूड एलर्जी, ड्रग्स वगैरह। विनोम्स वगैरह हो सकते हैं, विनोम्स, विनोम्स मतलब जहर वगैरह, ये सांप वाले होते हैं ना, सांप सांप काट जाए तो वो पर्टिकुलर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। वही सेम बात है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर ये चीजें ये पर्टिकुलर देखने को मिलेगी, टाइप 1 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर्टिकुलर डेवलप होगी और वही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलेगा। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा और वैसोडाइलेशन के कारण क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कैपेसिटी इंक्रीज की कंडीशन इसमें भी देखने को मिलती है। सेम चीज है, इन तीनों के अंदर कैपेसिटी इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स अगर एलर्जी की अगर बात करें तो भाई क्या हो सकता है, फीवर आपको देखने को मिल सकता है, फीवर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, रैसेज डेवलप हो सकते हैं कि स्किन के ऊपर क्या होने लग गए, रैसेज ऑन स्किन, कि क्या हो गए, रैसेज अगर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, फेशियल पफीनेस नजर आ सकती है, क्या नजर आ सकती है, फेशियल पफीनेस। कई बार होता है ना, आप लोग एलर्जिक होते हो किसी चीज को, एलर्जी का एक्सपोजर हो जाता है तो ये पर्टिकुलर फेशियल पफीनेस आपको नजर आती है, मोटा मोटा आपको लगने लग जाता है। लिप्स वगैरह की अगर बात करें, टंग वगैरह की इनकी बात करें, इनमें आप लोगों को एडिमाइक कंडीशन देखने को मिल सकती है, या लिप्स लिप स्वेलिंग हो सकती है, लिप स्वेलिंग, लिप स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें टंग एडिमा, या फिर अगर अपन बोले टंग स्वेलिंग, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं कि लिप स्वेलिंग हो गई, टंग स्वेलिंग हो गई, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अरे बात समझने, और ये चीजें अगर देखने को मिल रही है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी बन सकती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन अगर कर देगी तो उस कंडीशन में डिस्निया की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, कि सांस लेने के अंदर उसको समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो डिस्निया की कंडीशन भी आपको इस पेशेंट में डेवलप होती हुई नजर आ सकती है। आ रही बात समझ में? और ये लेरिंजियल एडिमा वगैरह के कंडीशन भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि लेरिंग्स के अंदर क्या हो गया, एडिमा हो गया, लेरिंजियल एडिमा, ये पर्टिकुलर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि एक्सपोजर अगर हुआ, फूड एलर्जी, अगर अपन बात करें फूड एलर्जी पेनिसिलिन वगैरह, तो इस एरिया के अंदर एडिमा वगैरह हो गया, एयर वगैरह का कोई था, डस्ट वगैरह, मतलब एलर्जी कैसे भी हो सकती है। सारी बात समझ, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। ट्रीटमेंट की अगर बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक में, तो ट्रीटमेंट के तौर पर अपन क्या देंगे इस पर्टिकुलर पेशेंट में, ट्रीटमेंट के तौर पर अपन इस एलर्जिक रेस्पॉन्स को कम करना चाहते हैं तो अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड का अपन पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप पर्टिकुलर पेशेंट में दे सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो एंटीहिस्टामिन भी आप लोग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एलर्जिक रेस्पॉन्स पर्टिकुलर डेवलप हुआ है, वैसोडाइलेशन किसके कारण देखने को मिलता है? हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसके कारण ये आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो किस कंडीशन में? एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट? और साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, सेम चीज, साइन एंड सिम्टम्स। बीपी की अगर बात करें, बीपी लो की कंडीशन, बीपी लो की कंडीशन। हार्ट रेट की अगर बात करें, हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। रेस्टलेसनेस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, रेस्टलेसनेस। ये सारे पॉइंट जो अपन ने पहले कवर कर दिए वो सारे के सारे पॉइंट अपन इधर भी कवर कर सकते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं, थर्ड टाइप के शॉक के ऊपर अपन चल रहे हैं। और थर्ड टाइप का शॉक इसके अंदर जो देखने को मिलता है, उस शॉक की अगर बात करें उसको न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। और ये नाम से पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा होगा
कि न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब है यहाँ पर कुछ नर्वस सिस्टम का ओरिजिन आपको देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसकी अगर बात करें तो क्या प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अंडर द सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस, एक पॉइंट एक नोट डाल के पर्टिकुलर लिख लो कॉपी में ऊपर ही ऊपर, क्या लिखना, अंडर द सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस के अंदर योर ब्लड वेसल्स रिमेन सेमी कंस्ट्रिक्टेड, ब्लड वेसल्स रिमेन सेमी कॉन्स्ट्रिक्टेड, सेमी कॉन्स्ट्रिक्टेड आपको देखने को मिलती है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स रिमेन सेमी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये पॉइंट ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, रिमेन सेमी कंस्ट्रिक्टेड मतलब अगर सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है तो ब्लड वेसल्स क्या देखने को मिलेगी, सेमी कंस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेगी। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर अगर कोज की अगर अपन बात करें तो मेन कोज यही होगा कि उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सप्लाई है उसको क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई को क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स है वो जो सेमी कंस्ट्रिक्टेड रहती है वो नहीं रह पाएंगे और उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज कर दो, सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस को हटा दो, तो उस कंडीशन में ये वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। डायलेट अगर हो गई तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो उसको किस पे कंसीडर अपन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर पर्टिकुलर अपन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मेन समस्या वेसल्स में देखने को मिलती है, तो इसको वेसोजेनिक शॉक के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जानते हैं। कैपेसिटी इस कंडीशन में भी पर्टिकुलर क्या हो गई, बढ़ गई है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो कोजेज की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आप लोगों का, इसको अगर खत्म कर दें तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे कि अगर अपन बात करें, एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ईटियोलॉजी डिस्कस करते हैं, ईटियोलॉजी या कोजेज की बात करें, इनकी अगर बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि इसको करें। जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपन ने ड्रग्स दे दी, कौन सी ड्रग, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, कौन सी ड्रग दे दी, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, सिंपैथोलाइटिक ड्रग अपन ने दे दी, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, सिंपैथोलाइटिक ड्रग जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करती हो, कम करती हो, तो वो अगर कम करती हो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम अगर करती है तो वो पर्टिकुलर न्यूरोजेनिक शॉक करवा सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ ड्रग्स की और अगर बात करें तो मिनोक्सिडिल, क्या, मिनोक्सिडिल, नेक्स्ट हाइड्रेलेजिन, मिनोक्सिडिल हाइड्रेलेजिन, मिनोक्सिडिल हाइड्रेलेजिन जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, बीपी के ट्रीटमेंट के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं। इवन तो मिनोक्सिडिल को लोशंस पर्टिकुलर आते हैं, और ये मिनोक्सिडिल के लोशंस जो आते हैं इनको अपन बालों के अंदर, ये जो गंजापन देखने को मिलता है ना, गंजापन, तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मिनोक्सिडिल, तो लोशन के फॉर्म में अपन करते हैं। और पर्टिकुलर जितना डॉक्टर बताता है कि कितना परसेंट यूज करना है, कैसे करना है, कितने टाइम करना है, वो उस हिसाब से करना है, क्योंकि ये मिनोक्सिडिल हाइड्रोलेजिन जो है ये वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करते हैं भाई, क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस। तो ऐसे नहीं है कि मतलब आप लोग जैसे बोला है डॉक्टर ने कि 2 बार और तुम लगा रहे हो भर भर के कि एक दिन में बाढ़ आ जाएंगे, ऐसे भी नहीं करना। और ये मिनोक्सिडिल की अगर बात करें, इसको महिलाओं के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी रखेंगे, क्यों, क्योंकि महिलाओं के अंदर हेयर ग्रोथ करवा देगा भाई, अपन नहीं चाहते कि इधर डाडी मुंह चला दे महिलाओं के। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट महिलाओं में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है मिनोक्सिडिल। तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स हो गई, मिनोक्सिडिल हाइड्रेलेजिन, इनकी अगर अपन बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, और मेडुलरी इंजरी, किसकी बात करें, मेडुलरी इंजरी, मेडुलरी इंजरी, मेडुलरी इंजरी की अगर अपन बात करें तो मतलब बोले तो कहां पर इंजरी हो गई, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको वेसोमोटार सेंटर के नाम से जानते हैं। वो वेसोमोटार सेंटर पर्टिकुलर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को पूरी तरीके से मेंटेन करता है, बीपी को पूरी तरीके से क्या करता है, रेगुलेट करता है वेसोमोटार सेंटर। तो वहां पर पर्टिकुलर अगर इंजरी आपको देखने को मिल रही है, या फिर अगर अपन बात करें इस मेडुलरी इंजरी भी हो सकती है, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर इस्चीमिया की कंडीशन देखने को मिली, क्या देखने को मिली, इस्चीमिया की कंडीशन देखने को मिली, उसके कारण भी वेसोमोटर सेंटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और अगर काम नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में भी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो हट जाएगी, और अगर वो हट गई तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कौन सी चीज, न्यूरोजेनिक शॉक आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना ये एक स्पेशल टाइप का शॉक आपको देखने को मिलता है, और इस स्पेशल शॉक के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी घटती है। बाकी जितने भी पर्टिकुलर अपन शॉक डिस्कस कर रहे हैं उन सब में सिंपैथेटिक एक्टिविटी रहती है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। तो ये स्पेशल पर्टिकुलर पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। और अगर आप इसकी इटियोलॉजी एक बार अपन डिस्कस करें, और इटियोलॉजी अगर डिस्कस करें तो जीए, क्या, बॉडी को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, क्या दे दिया, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक सप्लाई को हटा दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो और अपन डिस्कस कर सकते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्या डिस्कस कर सकते हैं,
स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को दिया स्पाइनल एनेस्थीसिया, और स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण क्या करा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हटा दिया अपन ने। तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ये वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सारे के सारे वैसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो न्यूरोजेनिक शॉक में। अच्छा, न्यूरोजेनिक शॉक की अगर अपन बात करें तो स्पेशल केस होता है जिसमें ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है। बार बार मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, तो कुछ इसमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर बात करें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं इनकी, अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना न्यूरोजेनिक शॉक में। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, देखो इसकी अगर बात करें, बीपी तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, बीपी तो क्या देखने को मिलेगा, कम ही देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन, कैसी कंडीशन है, हाइपोटेंशन। और ये बीपी कम क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है। क्या है, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है, क्योंकि सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस जो आपको देखने को मिलता है, उस सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस के कारण ब्लड वेसल सेमी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है, लेकिन ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है, उसके कारण क्या होगा, बीपी लो, हाइपोटेंशन की कंडीशन नजर आएगी। लेकिन अगर सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है, ध्यान रखना सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस इस कंडीशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हार्ट रेट बढ़ सकती है, क्या बताओ? सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, कि हार्ट रेट नहीं बढ़ सकती। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आपको नजर आएगी। ऐसी कंडीशन नजर आएगी यहाँ पर, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में स्पेशल अगर बात करें, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आपको नजर आती है। नेक्स्ट, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड पसीने का सिक्रीशन कर सकती है क्या? स्वेट ग्लैंड पसीने का सिक्रीशन नहीं कर सकती। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ड्राई स्किन आपको नजर आती है। भाई ध्यान रखना, बाकी जितने भी शॉक अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्ट स्किन आपको नजर आती है, लेकिन यहाँ पर कैसी नजर आती है, ड्राई स्किन नजर आती है। वहां पर क्लेमी स्किन नजर आ रही है, इधर ड्राई स्किन नजर आ रही है, क्योंकि इधर पसीने का सिक्रेशन आपको देखने को नहीं मिला। और ये पर्टिकुलर जो स्किन आपको नजर आती है वार्म स्किन होती है। कैसी स्किन होती है? वार्म स्किन होती है। बाकी जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह में अपन ने डिस्कस किया था, वहां पर कोल्ड स्किन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट है, क्या ये ड्राई स्किन आपको नजर आ रही है, वार्म स्किन पर्टिकुलर आप लोगों को नजर आ रही है? अरे बात समझ, क्योंकि पसीने का सिक्रेशन नहीं हो रहा ड्राई स्किन, और ये वार्म स्किन आपको इधर देखने को मिलती है। सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है, क्यों? अगर सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो स्किन की जो ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिले, उधर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो आराम से ब्लड जाएगा, तो वार्म स्किन आपको देखने को मिलती है। अरे बात समझ, नॉर्मल पर्टिकुलर अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे चलें तो फ्लैसिड पैरालिसिस की कंडीशन आपको इसके अंदर डेवलप हो सकती है। फ्लैसिड पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो एटोनिक ब्लैडर की कंडीशन भी आपको इसके अंदर नजर आ सकती है, कि इस कंडीशन में एटोनिक ब्लैडर भी आपको देखने को मिल सकता है। आरी बात समझ, तो फ्लैसिड पैरालिसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, एटोनिक ब्लैडर की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एटोनिक ब्लैडर भी आपको न्यूरोजेनिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट अपन ने न्यूरोजेनिक शॉक से रिलेटेड अपन ने डिस्कस करे हैं। क्लियर बात है क्या? मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं अपन, तो ट्रीटमेंट के तौर पर अपने को सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स होंगी जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। किसकी एक्टिविटी को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी अगर बढ़ा दी जाएगी तो उसके कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है इधर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आपको नजर आई। अच्छा, सिंपैथोमाइमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो आप एपिनेफ्रिन। क्या ध्यान रख सकते हो? एपिनेफ्रिन पर्टिकुलर आप ध्यान रख सकते हो। नोर एपिनेफ्रिन, क्या? नोर एपिनेफ्रिन, ये भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग अपने को देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर और नॉट? तो न्यूरोजेनिक शॉक पर्टिकुलर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, न्यूरोजेनिक शॉक पर्टिकुलर है, ये अलग है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? अलग है बाकी पर्टिकुलर टाइप के शॉक से। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्डियोजेनिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसका मैं एक शॉर्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक में मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं। क्लियर बात है कि एक शॉर्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा इन दोनों का, वहां से पर्टिकुलर आप लोग बिल्कुल डिटेल जानकारी इनकी ले सकते हो। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि न्यूरोजेनिक शॉक में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अपन ने डिस्कस कर लिया। एक टाइप का शॉक आपको देखने को मिलता है, फोर्थ टाइप का शॉक डी, उसकी अगर अपन बात करें उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक,
और इस ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पर्टिकुलर ये शॉक डेवलप होता है। क्या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण डेवलप होता है? वॉल्यूम भी नॉर्मल है और अपना हार्ट जो है वो भी पर्टिकुलर नॉर्मल है, कैपेसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर डेवलप होता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानते हैं। इसके कॉजेज अपन ने उस क्लास में डिस्कस करे थे। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी इंबोलिज्म। तो पल्मोनरी इंबोलिज्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसमें और क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, और पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना इसमें मायोकार्डियल ट्यूमर। क्या ध्यान रखना? मायोकार्डियल ट्यूमर। तो मायोकार्डियल ट्यूमर भी पर्टिकुलर इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो भी पर्टिकुलर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो और पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेड। क्या? कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड, ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। कार्डियक टेम्पोनेड की अगर अपन बात करें इसमें बैक स्ट्राइड देखने को मिलता है, और पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है, पेरिकार्डियम जो होता है उसके अंदर आपको 100 ml से भी ज्यादा फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। तो बैक स्ट्राइड इसके अंदर नजर आता है। बैक स्ट्राइड का भी लेक्चर पर्टिकुलर मैंने वहां पे दे दिया है, पूरी तरीके से अपलोडेड है। फर्स्ट लेक्चर था शॉक का, उसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया है। मायोकार्डियल ट्यूमर हो गया, कार्डियक टेम्पोनेड हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर, तो मायोकार्डियल ट्यूमर, कार्डियक टेम्पोनेड, एंड लास्ट वन इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। लास्ट वन इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का भी पर्टिकुलर ये रीजन हो सकता है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को क्या कर दे, कॉज कर दे। ये पॉइंट पर्टिकुलर अपने क्लियर है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की अगर बात करें, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर साइन एंड सिम्टम थे, सेम टू सेम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी देखने को मिलेंगे। कार्डियक आउटपुट आपको इस कंडीशन में भी कम देखने को मिल रही है, तो भाई बीपी लो की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो सेम साइन एंड सिम्टम्स, ओलिग्यूरिया वगैरह सब देखने को आपको मिलेगा। बस साइन एंड सिम्टम्स जो मेनली चेंज होते हैं वो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर होते हैं। देख लें इधर ही, देख लें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, इधर ब्रेडिकार्डिया और सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं है, ड्राई स्किन देखने को मिल रही है, वार्म स्किन, बाकी जगह कोल्ड क्लेमी स्किन आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? कुछ अलग अलग शॉक और आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे और कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करें स्पेशल टाइप के। ये मेन शॉक अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। इस लेक्चर को अपन कंप्लीट करने वाले, पूरे शॉक अपन ने डिस्कस कर लिए, कुछ स्पेशल बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को अपन कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप का शॉक आपको देखने को मिलता है, उसको इंसुलिन शॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक। और इंसुलिन शॉक की अगर अपन बात करें, क्या होता है ये इंसुलिन शॉक? इसकी अगर अपन बात करें, इंसुलिन की ओवरडोज हो जाए, क्या हो जाए? इंसुलिन की ओवरडोज हो जाए, इंसुलिन की ओवरडोज। इंसुलिन की अगर ओवरडोज हो जाए उसके कारण क्या डेवलप होगा? हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। इंसुलिन की ओवरडोज अगर हो जाए उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है, उसको इंसुलिन शॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंसुलिन शॉक के नाम से। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक शॉक आप लोगों को और देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज स्पाइनल शॉक। क्या? स्पाइनल शॉक। स्पाइनल कोड इंजरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, या स्पाइनल कोड की नर्व्स वगैरह है उनमें डैमेज हो गया है, सर्जरी कर रहे थे उसमें उस सर्जरी का डैमेज हो गया है, तो ये पर्टिकुलर स्पाइनल शॉक के केस को अपन कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्पाइनल शॉक की अगर अपन बात करें तो सर्वाइकल रीजन के अंदर अगर डैमेज होता है, किसमें? सर्वाइकल रीजन के अंदर अगर आपको डैमेज देखने को मिलता है, सर्वाइकल रीजन में डैमेज, तो सर्वाइकल रीजन के अंदर अगर डैमेज आपको देखने को मिलता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या चीज नजर आएगी आपको? सर्वाइकल रीजन में डैमेज हो गया तो ये चारों की चारों लिम्स होती हैं, इनका पैरालाइसिस आपको देखने को मिलता है। ऑल फोर लिम्स पैरालाइसिस। क्या देखने को मिलता है? ऑल फोर लिम्स पैरालाइसिस। ऑल फोर लिम्स पैरालाइसिस, चारों की चारों एक्सट्रीमिटीज जो है इनका पैरालाइसिस आपको देखने को मिल सकता है। और इस कंडीशन को क्वाड्रीप्लेजिया के नाम से जानते हैं। क्वाड्रीप्लेजिया, ये जो पैरालाइसिस चारों का देखने को मिलता है इसको क्वाड्रीप्लेजिया के नाम से अपन जानते हैं, या फिर इसको अपन टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि चार एक्सट्रीमिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो टेट्राप्लेजिया के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल शॉक की और अगर अपन डिस्कशन करना चाहें तो अगर एक तो पॉइंट डिस्कस कर दिया, सर्वाइकल रीजन के अंदर डैमेज था। नेक्स्ट अगर बात करें थोरेसिक रीजन या सर्वाइकल रीजन के नीचे की तरफ डैमेज हो, थोरेसिक में डैमेज हो, लंबार में डैमेज अगर देखने को मिले, सैक्रल रीजन के अंदर डैमेज देखने को मिले, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, क्या? लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या? लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती है, उस लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है इसको अपन पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर हो गया इंसुलिन शॉक, स्पाइनल शॉक, ये कुछ मैंने स्पेशल पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करे हैं शॉक से रिलेटेड, कि शॉक वर्ड आता है तो कई बार इंसुलिन शॉक, स्पाइनल शॉक भी अपन पढ़ लेते हैं, तो ये पॉइंट।
लेकिन ध्यान रखना ये इंसुलिन शॉक और स्पाइनल शॉक है, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक के 4 पर्टिकुलर टाइप है, दैट इज कौन कौन से? हाइपोवोलेमिक शॉक, नेक्स्ट वन इज कार्डियोजेनिक, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ शॉक। क्लियर बात है क्या? अच्छा, जो अपन ने कार्डियोजेनिक शॉक अपन ने जो पूरा डिस्कस किया है, इसका दैट इज सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक का एक बार मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी शॉक का मैनेजमेंट अपन पढ़ लेते हैं। करें भाई स्टार्ट। सर्कुलेटरी शॉक, तो अपन लिख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, मैनेजमेंट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, मैनेजमेंट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। मैनेजमेंट की अगर बात करें सर्कुलेटरी शॉक के अंदर, तो क्या क्या पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो? पहला पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना, जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर, देखो डिजोक्सिन, इसकी बात करते हैं, डिजोक्सिन अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इधर मैंने एक डोपामिन ड्रग का डिस्कशन किया था, डोपामिन, वो पर्टिकुलर ड्रग आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें डिजोक्सिन डोपामिन, ये पूरा पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था पहले, डिजोक्सिन और डोपामिन, कि डिजोक्सिन जो है वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर देते हैं, और ये डोपामिन जो है बीपी लो वाले पेशेंट में देते हैं, और ये डोपामिन क्या कर देगी? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या ड्रग दे सकते हो? एंटी हिस्टामिन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी हिस्टामिन अपने को देनी पड़ेगी। एंटी हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन पर्टिकुलर रिलीज हो रहा था, वो हिस्टामिन अगर रिलीज हो रहा है, वो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, वो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करता है, तो वो पर्टिकुलर आप लोग दे सकते हो। सेप्टिक शॉक की अगर अपन बात करें, तो सेप्टिक शॉक के अंदर एंटीबायोटिक्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एंटीबायोटिक्स का, एंटी हिस्टामिन जो है और कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है, ये दोनों के दोनों किस में अपन इस्तेमाल करते हैं? एक तो क्या? एंटीहिस्टामिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये पर्टिकुलर अपन किस में इस्तेमाल करते हैं? ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है कि ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। एंटीबायोटिक्स का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसोप्रेसिन का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लो, वैसोप्रेसिन का किसके अंदर कर लो? सेप्टिक शॉक के अंदर। किसमें कर लो? सेप्टिक शॉक के अंदर इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो एंटीबायोटिक्स दे दो, वैसोप्रेसिन दे दो। एम आई क्लियर और नॉट? ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेसिफिक पॉइंट और अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैं बात बता देता हूं, दैट इज द पोजीशन, दैट इज द पोजीशन। किस पर्टिकुलर पेशेंट में पोजीशन कौन सी अपन देते हैं? पोजीशन की अगर बात करें शॉक वाले पेशेंट के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना ट्रेंड ट्रेंड एलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। ट्रेंड एलेनबर्ग पोजीशन अपन देते हैं। तो यही पर्टिकुलर आपका एक एमसीक्यू होता है। नर्स का एक पर्टिकुलर काम भी रहता है कि क्या काम रहता है कि इस ऐसे पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को कैसी पोजीशन में मेंटेन करना है? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में मेंटेन करना है। ट्रेंडेलेनबर्ग का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर पेशेंट का सर हो गया, और लेकिन ये पर्टिकुलर पैर पैर आपको देखने को मिलता है, और ये पर्टिकुलर बेड हो गया। तो ये पैरों को, पैर की जो साइड है, इनको क्या करना है? अपने को ऊपर की तरफ उठाना है। अच्छा, ये पैर की साइड अगर ऊपर की तरफ उठा दोगे, तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज। और वीनस रिटर्न को इंक्रीज क्यों करना है? क्योंकि इन केसेस के अंदर सब में कार्डियक आउटपुट क्या हो रही थी? कम हो रही थी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज देखने को मिल रही थी। तो इसलिए पर्टिकुलर अपन क्या करते हैं? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और कुछ ड्रग्स की अगर अपन बात करें, तो ड्रग्स में सिंपैथोमाइमेटिक्स अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक्स पर्टिकुलर अपन लिख सकते हैं कि सिंपैथोमाइमेटिक्स का इस्तेमाल कर लो। और सिंपैथोमाइमेटिक्स की अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर क्या कर लो? एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट अगर बात करें नोर एपिनेफ्रीन, ये क्या कर सकते हो? एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन, ये क्या कर सकते हो? आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड की अगर बात करें, तो कोर्टिस्टेरॉइड में अपना जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है कोर्टिसोल। जैसे कोर्टिसोल अपन दे रहे हैं, कोर्टिसोल इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड में ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है कोर्टिसोल, उसका अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मायोकार्डियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ध्यान देना, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मायोकार्डियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो मायोकार्डियल एक्टिविटी इस केस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मायोकार्डियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मायोकार्डियल एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी ये डैमेज को भी क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। डैमेज ऑफ टिश्यू, डैमेज ऑफ टिश्यू जो आपको देखने को मिलता है, उसको क्या कर सकता है? ये प्रिवेंट कर सकता है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। डैमेज ऑफ टिश्यू को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये कुछ स्पेशल स्पेसिफिक बातें पर्टिकुलर अपन ने डिस्कस करी है, ये सारे के सारे अपन
मैनेजमेंट ऑफ शॉक में करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पोजीशन का हमेशा ध्यान रखना, शॉक वाले पेशेंट में ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है क्या? शॉक जो था अपना सर्कुलेटरी शॉक, उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से, सारे तरीके से, स्टेजेस वगैरह सब अपन ने डिस्कस कर दिए। स्टेजेस पढ़ ली, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, टाइप्स डिस्कस कर दिए, मैनेजमेंट डिस्कस कर दिया, सारे पॉइंट्स अपन ने कवर अप कर दिए। तो आज के क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।